अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। तेलंगाना हुकूमत के तालीमी महकमे ने सारी रियासत के गवर्नमेंट स्कूल्स में लड़कियों को खुद हिफाजती के लिए मार्शल आर्ट्स सिखाने को तक़वियत दी है। रियासत के करीब 1544 गवर्नमेंट स्कूल्स में दिसंबर 2019 था फरवरी 2020 3 माह की एक खुसूसी ट्रेनिंग के प्रोग्राम का अभी आगाज कर दिया गया है। करोड़ों के चहीते IND टुडे ने सालों से अपने चाहने वालों के लिए कड़वी सच्चाइयों की इत्तलात आप तक पहुंचाता आ रहा है और हमारे चाहने वालों की मोहब्बत भी बड़ी लाजवाल साबित हुई है कि मतला अबर आलूद रहने के बावजूद भी वो हमारी तलाश में रहती है। अभी IND टुडे के नुमाइंदे खास असद कादरी ने हिंदल वली बारगाह गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में हाजिरी देते हुए गद्दी नशीन बारगाह हजरत सैयद सरवर चिश्ती से मुल्क की मिल्लत इस्लामिया के मौजूदा हालात पर तबसरा रिकॉर्ड किया। लीजिए मुलाहिजा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असद कादरी हैदराबाद से राजस्थान की सरजमीन पर हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल किया हूँ। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के हुजरे में बैठा हूँ जो सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ का जवाब देते हैं और हमेशा मुसलमानों को विवादित बनाए जाने पर मुसलमानों की जानिब से कई बार आपने मुकाबला किया है। मैं बात कर रहा हूँ हज़रत सैयद सरवर चिश्ती साहब गद्दे नशीन बारगाह गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। आप हमेशा हिंदुस्तान के कई कंट्रोवर्शियल मुसलमानों के खिलाफ दिए गए बयानात या कभी शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी होती है तो आपने हमेशा उसका जवाब दिया है। तो मैं हजरत से कुछ सवाल करने की जसारत हासिल करूंगा। हजरत बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में जो ख्यालात आज मन घड़त लोग लगा रहे हैं कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, जबकि पार्लियामेंट में हमेशा देखा गया कि मजलूमों की आवाज़ बनकर बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी बोलते नजर आते हैं। आपका क्या रद्द अमल है बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी के बारे में, जाहिर करें। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं उसकी बुनियादी वजह ये बताते हैं कि मुस्लिम वोट्स का डिवीज़न करते हैं। जैसे अभी हाल ही में महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ तो इन्होंने जो कैंडिडेट्स खड़े किए उसमें NCP और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के वोट्स कटे, मुस्लिम वोट्स, और उससे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा या शिवसेना को फ़ायदा पहुंचा, क्योंकि कोलिशन उस वक्त इलेक्शन में बीजेपी और शिवसेना का था, दे वर कोलिशन पार्टनर्स। तो ये तो कोई दलील नहीं बनती है। उसकी वजह यह है कि आज देखें ना, कांग्रेस और NCP के समर्थन से ही, उन्हीं की सपोर्ट से, उनके ताबून से ही शिवसेना के उद्धव ठाकरे CM बने, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने, और बनने के दूसरे दिन ही उन्होंने एक बयान दिया, और वो बयान ये दिया कि मैं हिंदुत्व के एजेंडे पे आज भी कायम और दायम हूँ। और जनवरी 93 में जो कर्नल लॉयड्स हुए महाराष्ट्र में, कर्नल लॉयड तो नहीं कहूँगा, मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती और अत्याचार हुआ बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद, जो 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद मिसमार हुई थी, शहीद हुई थी, और जनवरी 93 में जो मुसलमानों पे जुल्म और ज़्यादती हुई, श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें, उसमें उन्होंने शिवसेना को भी मुलविस किया है। तो अब मुझे ये बात बताएं, तो सेकुलर वोट्स कहाँ से रहे? अगर ये लोग कहते हैं कि सेकुलर वोट्स का डिवीजन हुआ, तो सेकुलर वोट्स और सेकुलर पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज तो आज शिवसेना को सपोर्ट कर रही हैं, जो कि हमेशा से एक एंटी मुस्लिम एटीट्यूड रहा है। देखिए, कोई भी सियासी जमात होती है, सियासी जमात का सरबराह होता है, तो वो अपने इस पॉलिटिकल सिस्टम में, इस डेमोक्रेसी में अपने कैंडिडेट्स खड़े करता है, और अगर वो अपने कैंडिडेट खड़े करता है और मुस्लिम्स उसको ना देख के किसी दूसरे को देते हैं और दो जगह बढ़ जाते हैं, तो उसमें उसका क्या कसूर है?
देखिए, ये जितनी भी नाम नेहाद की सेकुलर पार्टीज हैं, 72 ईयर्स का, 72 साल का हमारा बड़ा तंग तजुर्बा है। अब आप देखें ना, उस वक्त तो सिर्फ कांग्रेस हुआ करती थी, कितने सारे कम्युनल राइट्स हुए कांग्रेस के जमाने में। अच्छा, जब 93 में कम्युनल राइट हुआ तो यही शरद पवार चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, किस बेदर्दी से मुसलमानों को मारा गया है। तो ये कह देना कि मुस्लिम वोट्स का डिवीजन हो गया, बीजेपी जीत गई, तो कई जगहों पे तो इन्होंने अपने कैंडिडेट्स भी खड़े नहीं किए थे, फिर बीजेपी और शिवसेना जीती। सिर्फ इसी बात पर अगर आप, ठीक है आज ये हार रहे हैं, इनके कैंडिडेट्स नहीं जीत रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने ये लाइन पकड़ी रखी तो आने वाले 3-4 इलेक्शंस बाद इनकी पॉलिटिकल पार्टी के भी काफी कैंडिडेट जीत कर आएंगे। हाँ, अब ये डिबेटेबल बात है कि इन्हें अपने कैंडिडेट्स खड़े करना चाहिए या ना करना चाहिए, ये एक डिबेट है। लेकिन इस बुनियाद पे इनको बीजेपी का एजेंट कह देना, ये मेरे अक्ल और फहम में नहीं आता है, क्योंकि आज की तारीख में इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट में खड़े होकर जिस अंदाज से, जिस एग्रेशन से, जिस लॉजिकल और लीगल इंटरप्रिटेशन से ये मुसलमानों का केस पेश करते हैं, तो मुझे बताएं कि दूसरा मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो इस मजबूती से केस पेश करता हो। उसके बाद भी आप ये कहें, और इनको तमाम कट्टरपंथी हिंदू जिनसे नफरत करती हो, मीडिया बैशिंग करती हो, इनको सांप्रदायिक बताती हो, इनको कम्युनल बताती हो, इनको मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट बताती हो, तो ये कहां से बीजेपी के एजेंट होगा। असल में हो क्या रहा है, कुछ मुस्लिम नाम नेहाद के लीडर्स की दुकानें बंद हो गई हैं, तो उन्होंने ये शोषा छोड़ा। मेरे नजदीक और मेरी जहां तक नाकी से अक्ल में ये बात आती है, मैं इनको कतई तौर से बीजेपी का एजेंट नहीं मानता हूं, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहीं तो ठहरना होगा, किसी को तो अपना रहबर मानना होगा, किसी को तो अपना रहनुमा मानना होगा। तो अब बात बताएं, आज की तारीख में कोई बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा है, एक पर्सनालिटी है, एक बॉडी लैंग्वेज है, एक एग्रेशन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है, साहिब हैसियत है, किस जाविये से और किस नज़रिए से आप उन्हें बीजेपी का एजेंट मानेंगे। तो आज आपके पास कोई, देखें अमेरिका और इंग्लैंड से या आसमान से तो कोई आपका लीडर टपकेगा नहीं, यही ले देखें, तो कहीं तो आपको ठहरना पड़ेगा और किसी को तो अपना लीडर मानना पड़ेगा। और मेरी नज़र में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इस वक्त असदुद्दीन अवैसी साहब से बढ़िया मुस्लिम लीडर कोई नहीं हो सकता। तेलंगाना के आईटी के वजीर केटी रामाराव ने आज माधापुर के शिल्पारामा में मुनक़दा एक तकरीब में हिस्सा लेते हुए बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स में अवार्ड तकसीम किए और टीएसआई पास की सालाना 5वीं तकरीब में इन्होंने आगे मरकजी हुकूमत से कुछ गिले शिकवे करते हुए बतलाया कि इसने अभी तक तेलंगाना को बुलेट ट्रेन या फिर सनती तरक्की के लिए कोई योगदान नहीं दिया है, जबकि दिल्ली मुंबई के साथ साथ बुलेट ट्रेन का हकदार शहर हैदराबाद भी है, जबकि रियासती हुकूमत खुद भी सारे मुल्क के मुकाबले में तेलंगाना को तरक्की देने के लिए दिन रात जुड़ी हुई है। అదే రకంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న మిత్రులందరికీ పేరు పేరున ముందుగా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు। 5 సంవత్సరాలు టీఎస్ఐ పాస్ పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా మనందరికీ మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు కూడా నేను తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను। మల్లారెడ్డి గారు మాట్లాడిన తర్వాత మాట్లాడు అంటే
విరాట్ కోహ్లీ బ్యాటింగ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చి బ్యాటింగ్ చేయడం లాంటి పని. కాబట్టి ఆయనను మ్యాచ్ చేయడం కష్టం. ఆయన మాట్లాడుతూ అందరూ నాలాగా యువకుల్లాగా పనిచేయాలన్నారు ఆయన అప్పుడప్పుడు తన వయసు మర్చిపోతారు. కానీ వయసులో పెద్దవాడైనా ఆయన నిజంగా చెప్పాలంటే మానసికంగా యువకుడు, మా అందరికంటే కూడా యువకుడు. వారు నిజంగా వారి స్వానుభవం ఏదైతే చెప్తా ఉన్నారో అది చాలామంది వారిని దగ్గర నుండి చూసిన వారందరూ కూడా ఎప్పుడూ మాకు చెప్పేది, అంత ఉత్సాహంగా పనిచేస్తే అందరం కూడా వృద్ధిలోకి వస్తామనే ఒక మాట వారిని చూసి నేర్చుకోవచ్చు. ఈరోజు 5 సంవత్సరాలు టీఎస్ ఐపాస్ పూర్తవుతున్న సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత మనం మన శాసనసభలో శాసన పరిషత్తులో ఆమోదించుకున్న మొట్టమొదటి చట్టం టీఎస్ ఐపాస్. ఆ బిల్లు ఈరోజు ఆమోదించబడి 5 సంవత్సరాలు అవుతున్న సందర్భంగా ఒకసారి మీ అందరితో కలిసి ఆత్మావలోకనం చేసుకోవాలి. ఏ రకమైన పురోగతి సాధించాము, ఇంకా ఏం చేసుకోవాలి, ఏం చేసినట్టయితే పారిశ్రామికీకరణలో తెలంగాణ భారతదేశం మొత్తంలోనే అగ్రభాగాన ఉంటుంది అనే ఒక ఆలోచనతోనే ఈరోజు జయేష్ రంజన్ గారు, నదీం గారు, నరసింహారెడ్డి గారు మేమందరం కూడా అనుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. వచ్చినందుకు మళ్ళొకసారి గౌరవ కలెక్టర్లందరికీ కూడా పేరు పేరున, వివిధ శాఖల అధ్యక్షులు కూడా వచ్చారు, వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు. ఈ టీఎస్ ఐపాస్ అనే చట్టం నిజానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి కేసీఆర్ గారి మానసపుత్రిక. ఆనాడు ఐటీసీ కాకతీయ హోటల్లో ఇంతకుముందు పెద్దలు శివకుమార్ రంగతా గారు చెప్పినట్టు దాదాపు 7 గంటల పాటు ఏకబిగిన స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని సంఘాలతో, అన్ని సమాఖ్యలతో, వారి ప్రతినిధులతో సమావేశం ఆనాడు ఏర్పాటు చేసి 7 గంటల పాటు పరిశ్రమ యొక్క సమస్యలన్నీ తెలుసుకొని, అర్థం చేసుకొని, కూలంకషంగా చర్చించి వాటి పరిష్కారాలు ఏంటి అనేది కూడా అక్కడికక్కడే కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకొని మిగతా విషయాలను కూడా విశ్లేషించుకొని అన్నీ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత వచ్చిందే ఈ టీఎస్ ఐపాస్ చట్టం. ఈరోజు ఈ చట్టం ఇంత సమర్థవంతంగా అమలు జరుగుతూ ఉంది అంటే, తెలంగాణలో పారిశ్రామికీకరణ వేగంగా ముందుకు పోతూ ఉంది అంటే దానికి ఖచ్చితంగా మొత్తంగా క్రెడిట్ ఇవ్వవలసింది గౌరవనీయులు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి అని చెప్పి సందర్భంగా నేను హృదయపూర్వకంగా మీ అందరితో కూడా వినవించుకుంటా ఉన్నాను. ఆనాడు నిజానికి నేను పరిశ్రమల మంత్రిగా లేను. కొంతమందిని ఇక్కడ మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆనాడు పరిశ్రమల మంత్రిగా జూపల్లి కృష్ణారావు గారు ఉన్నారు. ఆనాడు పరిశ్రమల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శిగా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ప్రదీప్ చంద్ర గారు ఉన్నారు. ఇండస్ట్రీస్ కమిషనర్గా జయేష్ రంజన్ గారు ఉన్నారు. వీరందరూ కూడా ఆనాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా కృష్ణారావు గారు, అదే రకంగా ప్రదీప్ చంద్ర గారు, జయేష్ రంజన్ గారు, ఇంకా ఇతరులు అధికారులందరూ కూడా కలిసి ఈ చట్టాన్ని రూపొందించడంలో వారందరూ కూడా కీలక పాత్ర వహించారు. వారందరికీ కూడా ఒకసారి కరతాళ ధ్వనులతో, చప్పట్లతో మనం ధన్యవాదాలు చెప్పాలని చెప్పి కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఒకసారి వర్తమానంలో ఏం జరుగుతూ ఉంది అని మాట్లాడుకునే ముందు, భవిష్యత్తులో ఏం జరగాలి అని ఆశించే ముందు గతంలోకి కూడా తొంగి చూడవలసిన అవసరం కూడా ఉందని చెప్పి నేను ఒకసారి మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన జరిగి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడే సందర్భంలో చాలా అపోహలు, చాలా అనుమానాలు, చాలా రకాల అపనమ్మకాలు ఇవన్నీ కూడా ఆనాడు తీవ్రంగా వ్యాపింపజేయబడ్డ పరిస్థితి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఎవరు ముందుకు రారు, ఉన్నవాళ్లే తట్టాబుట్టా సర్దుకొని పారిపోతారు అనే పరిస్థితి. వారానికి 2 రోజులు పవర్ హాలిడే. మనం సర్వసాధారణంగా రాజకీయ పార్టీల ధర్నాలు చూస్తాం, రైతులు కరెంట్ ఇవ్వమని ధర్నాలు చేయడం చూస్తాం, లేదా సామాన్యులు తమ ఇంట్లో కరెంట్ ఉండడం లేదని ఆందోళన చేయడానికి చూస్తాం. కానీ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చివరి రోజుల్లో చివరికి పరిశ్రమలు నడుపుకునే పారిశ్రామికవేత్తలు చెర్లపల్లి కావచ్చు, జీడిమెట్ల కావచ్చు, బాలానగర్ కావచ్చు, కుషాయిగూడ కావచ్చు, ఇంకా ఇతర సముదాయాలు కావచ్చు, వారందరూ ఇందిరా పార్క్ దగ్గరికి వచ్చి ధర్నాలు చేయాల్సిన దుస్థితి ఆనాడు ఉండేది. కరెంట్ ఇవ్వండి మహాప్రభో, మీరు యూనిట్కి ఇంకెక్కువ డబ్బులు అడిగినా కడతాం, కానీ క్వాలిటీ పవర్ ఇవ్వండి, నాణ్యమైన విద్యుత్తును అందించండి అని చెప్పి ఇందిరా పార్క్ దగ్గర పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా ధర్నాలు చేసిన రోజులు మనం మర్చిపోకూడదనే మాట నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. కానీ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ కేవలం మొదటి 6 నెలల్లోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సారథ్యంలో ఎవరూ ఊహించని విధంగా 6 నెలల్లోనే ఈ విద్యుత్ సమస్యను అధిగమించి ఏం మ్యాజిక్ చేసినారు మీరు అనే విధంగా పరిశ్రమల నుంచి కూడా మెప్పు పొంది నాణ్యమైన విద్యుత్తుని కేవలం ఈరోజు పరిశ్రమకే కాదు, గృహావసరాలకే కాదు,
వ్యవసాయానికి కూడా 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం భారతదేశంలో తెలంగాణ మాత్రమే అనే మాటను కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు చెప్పే మాట ఒకటి, మన పారిశ్రామికవేత్తలు ఎవరైతే మన రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టి మన రాష్ట్రంలో ఉపాధి కల్పించి మన రాష్ట్రంలో మన ఆదాయాన్ని పెంచేదానికి, రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని పెంచేదానికి కృషి చేస్తూ ఉన్నారో వారిని మీరు సరిగ్గా చూసుకుంటే, వారి పట్ల మీ నిర్వాహకం సరిగ్గా ఉంటే వారే మీ రాష్ట్రానికి అతిపెద్ద బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు అనే మాట ఎప్పుడు కూడా మాకు గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మన రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టిన వారి పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది అనేది మీరు తిరిగేటప్పుడు, మీరు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు, మీరు వివిధ మీ మిత్రులను, మీ రంగంలో ఉండే ఇతర మీ వెండర్స్ని కానీ మీ పార్ట్నర్స్ని కానీ మీరు కలిసినప్పుడు మీరు మీ అనుభవాన్ని కూడా వారికి చెప్తారు. కాబట్టి ఆ అనుభవం నుంచే మరి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కానీ ఇతర దేశాల నుంచి కానీ పెట్టుబడులు పెద్ద ఎత్తున వస్తాయనే ఒక ఆలోచన ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి గారు చేశారో దానికి అనుకూలంగానే ఈరోజు भारत की मशहूर तंजीम जमात इस्लामी की हैदराबाद विंग की खवातीन ने आज नेकलेस रोड पर वाक़े मुजस्समा इंदिरा गांधी के पास शादनगर की महलूक डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए अपना एक खामोश एहतजाज दर्ज करवाया और हुकूमत से मुतालबा किया कि समाज को शराब, इस्मत रेजी व फहश रेजी से पाक करते हुए खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और मुतासरा लोगों को जल्द इंसाफ दिलाने के फ़ौरन इक़दामात करे। मैं ये बोलना चाहती हूँ, खासतौर से मेरा सबसे पहला डिमांड तो गवर्नमेंट से, जहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर जो है ना इंसाफ अगर है, जस्टिस अगर है तो ये जराइम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि खुदा खौफी कि एक दिन अल्लाह को जवाब देना है अपनी हरकतों का, तो ये जवाबदेही का एहसास जो है ना ये इंसान के अंदर से जराइम को ख़त्म करना है। तीसरी बात ये कि जब जस्टिस होगा, जब जो है ना सज़ा मिलेगी और लोगों को मालूम होगा कि सज़ा मिलती है किसी गुनाह की, किसी जुर्म की, तो लोग गुनाह करना, जुर्म करना छोड़ देंगे। जब सज़ाएं जो है ना टाल दी जाती हैं तो फिर जो है ना गुनाह आम हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर जो है ना मेरी बेटी फातिमा भी अगर जो है ना चोरी करती है तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। तो ऐसा जस्टिस हो कि अमीर जो है ना बच जाता है यहाँ पे और गरीबों को जो है ना कटहरे में और जेल में जो है ना सराते हैं। अमीर और गरीब के साथ एक सा कानून हो और फिर उनको फौरी सजा दी जाए। बरसों जो है ना कई साल जो है ना केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, पेंडिंग पड़े हुए रहते हैं और उनको सजा नहीं मिलती। बड़े बड़े लोग जो है ना जराइम करके जो है ना बिल्कुल जो है ना वो लोग दंदनाते हुए फिर रहे हैं। हुकूमत का ये काम है कि फौरी सजा दें और फिर जो है ना ये जो गंदे पोस्टर जो लगे हुए हैं शहर में, ये क्या है? ये छोटे मासूम बच्चों को तो खराब कर रहे, उनके दिमागों को खराब कर रहे। सबसे पहला डिमांड ये है कि जस्टिस उनको सजा दे। दूसरा ये है कि सारे पोस्टर्स को इस पूरे शहर से निकल जाना चाहिए। पूरे गंदे पोस्टर्स, ये फिल्मों में नंगापना, ये सीरियल में नंगापना, ये सब हमारी नस्लों को, हमारे मासूम बच्चों को तो खराब कर रहे। लड़की न घर में महफूज है, न कॉलेज में महफूज है, न बाजारों में महफूज है। किसी जगह पे आज की लड़की, आज की खातून, आज की औरत अपने आप को महफूज नहीं तस्वुर कर रही। ये सब वहशियाना, ये सब दरिंदगी सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये तमाम जो है ना गंदे पिक्चर और पोस्टर्स की वजह से। तो सबसे पहले ये है कि गवर्नमेंट इस चीज़ का जो है ना वो करे, जहाँ से बुराई आती है उन बुराइयों का जो है ना पहले रोक लगाए, ये गंदे जो है ना तमाम चीज़ों पे। फिर दूसरा अखलाकियात की तालीम, कि तालीम आम हो। किसी जो है ना यानी छोटे बच्चों को मजदूरी करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन सारे छोटे बच्चे जो है ना मेहनत मजदूरी करते हैं, स्कूल से दूर हैं जो है ना। और फिर बेटी बचाओ, कैसा बचेगी बेटी जबकि बेटी की हिफाजत करना नहीं जानती गवर्नमेंट, बेटी की कदर करना नहीं जानती गवर्नमेंट, बेटी की अहमियत गवर्नमेंट को नहीं मालूम है। और वो सारे जो है ना मुजरिमीन जो है ना आज फिर रहे हैं। आज हर रोज का कोई अखबार ऐसा नहीं है जहाँ पे बेटी की जो है ना इस तरह से जो है ना उसका इस्तेसाल नहीं होता, इस तरह से उसका जो है ना इस्तेसाल नहीं किया जाता। कोई अखबार, किसी दिन का अखबार हमको नहीं मिलता। तो सारी खवातीन के अंदर हिंदुस्तान में एक बेचैनी है कि हम यहाँ पे महफूज नहीं है, हम यहाँ पे अपने आप को जो है ना महफूज नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए अब हमें इत्मीनान उस वक्त आएगा कि सारे दरवाजों को बंद किया जाए, ये सारे रास्तों को गवर्नमेंट बंद करे और फिर जो है ना तभी तो जो है ना यहाँ पे अमन और सुकून कायम हो सकता है। और अमन और सुकून के लिए गवर्नमेंट हर लेवल पे इंसाफ, बगैर किसी मजहब व मिल्लत को देखे के, बगैर ऊंच नीच और गरीब और अमीर को देखे के, हर एक के साथ जब एक सा इंसाफ करेगी गवर्नमेंट तो हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में अमन और चैन कायम हो सकता है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि शराब को अव्वली फुर्सत में, आज के दिन के बाद से कोई शराब की दुकान खुली ना रहे। इस शराब में मदहोश होकर इंसान नहीं हैवान बन जाता है, दरिंदा बन जाता है, उसको कुछ होश नहीं रहता। हम मुतालबा करते हैं, कई घर तबाह है, कई खवातीन परेशान है शराब की वजह से, कई बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे, औरतें जो है ना घरों में काम करने के लिए चले जाती है क्योंकि मर्द शराब पी के पड़ा हुआ रहता है घर में, और बच्चों की तालीम नहीं हो पा रही। इस सारा रीजन शराब है। शराब को बंद किया जाए, तालीम को आम किया जाए, और अखलाकियत की तालीम घर में माँ, स्कूल में जो है ना टीचर, और फिर जो है ना हर सतह पे जो है ना अखलाकियत की तालीम हो, और जो है ना इसको सराहा जाए, इसकी अहमियत दी जाए, और इस पर प्राइज दिया जाए। जो स्कूल में जो है ना बाखलाक है, जो मोहल्ले में का सबसे अच्छा नौजवान है, जो है ना इस तरह से उनको जो है ना अप्रिशिएट किया जाए, उनको जो है ना इनामात से नवाजा जाए, ताकि जो है ना शुक्रिया। ये चीज़ खत्म। आप किसके जानिब से कर रहे हैं आप ये? मैं जमात इस्लामी शोबे खवातीन ग्रेटर हैदराबाद आपका नाम? से मैं सिटी प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम तही फातिमा। थैंक यू। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई की सदारत में राजभवन में आज भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की तेलंगाना स्टेट एसोसिएशन की काउंसिल मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसकी सदर खुद लेडी गवर्नर भी हैं। इन्होंने इस मौके पर स्काउट्स के एक मोटो को दोहराया कि बीपी यानी बी प्रिपेयर्ड, यानी हमेशा अपने जहनों को चाको चौबंद रखें और जिस्म को किसी भी किस्म के काम के लिए तैयार रखें। इस मौके पर उन्होंने ये भी बतलाया कि हालिया दिल्ली में मुनक़िद की गई गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के स्काउट्स की कारकर्दगी को इन्होंने उजागर किया है, जबकि स्काउट्स की चीफ कमिश्नर के कविता ने भी इस मौके पर बहुत सारे अजलाओं के स्काउट्स की कारकर्दगी को पेश किया। इसके अलावा लेडी गवर्नर ने इस मौके पर स्काउट्स एंड गाइड्स के बहुत सारे मेंबर्स में बेहतरीन कारकर्दगी के तौसीफनामे तकसीम किए। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना ICAI के सदर बलविंदर सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बतलाया कि इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जानिब से ग्लोबल समिट का नई दिल्ली में आने वाले दिनों में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। 9 जनवरी तक 11 जनवरी 2020 को एहतमाम की जाने वाली इस से-रोज़ा समिट का अहम मकसद वज़ीर आज़म PM मोदी के मिशन 5 ट्रिलियन को आगे बढ़ाना है और CMA यानी कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को क्रायोजेनिक ताकत के तौर पर पेश करना है। वाज़ेह रहे कि क्रायोजेनिक इंजन नामसाइब हालात जैसे शदीद सर्दी, ठहराव के माहौल में भी बेहतरीन कारकर्दगी का हामिल रहता है। उस ग्लोबल समिट में हुकूमत में आला ओहदों पर फायज मशहूर शख्सियात के अलावा सनती मैदान के लीडरान व मैनेजमेंट माहिरीन अपने खिताबात से नवाजेंगे। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जर्मनी, जापान, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया व सिंगापुर के माहिरीन ने अपनी मालूमात को इस मौके पर शेयर करने के लिए यहाँ पर हाजिर होने की रजामंदी जाहिर कर दी है। तवक्को है कि इस से-रोज़ा समिट में 150 ta 200 बैरूनी ममालिक के मंजूमीन के बशमूल 2000 दीगर मंजूमीन भी शिरकत करेंगे। हमारी संस्था 1944 में गठित हुई थी। प्रेजेंटली ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर द्वारा रेगुलेशन फ्रेमवर्क में आती है। हमारी संस्था वर्ल्ड में दूसरे नंबर की कॉस्ट एंड मैनेजमेंट काउंसिल संस्था है और एशिया में नंबर 1 की कॉस्ट एंड मैनेजमेंट काउंसिल संस्था है। हमारे संस्था के पास स्टूडेंट से लेके स्टूडेंट ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन और उसके बाद जॉब या प्रैक्टिस के प्रावधान है। तो हमारे हम सिंगल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जो क्वालिफिकेशन के बाद लाइसेंस देते हैं उनको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस करने का। और जो हमारे साथी इंडस्ट्री की सेवा कर रहे हैं जॉब में, हम उनके लिए भी कैंपस प्लेसमेंट भारत में 10 जगह पे एट समिट 10 जगह पे चलाते हैं, जिससे लगभग सभी के सभी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट कंटेंट जो भी क्वालिफाइड होती है फ्रेशर उसमें अब्जॉर्ब हो जाते हैं और एक्सपीरियंस के बाद वो ऐसे संस्था के बहुत ऊपर के अहदे पहुँचे हुए हैं। इस समय भी भारत सरकार के 10 बड़े PSU से भी ज़्यादा में हमारे मेंबर कॉस्ट एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं और बहुत सारे हमारे साथी डायरेक्टर प्रेस के पद पर सेवा देते हैं। थैंक यू।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शिबली इंटरनेशनल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम हफ्त लिसानी 2 रोज़ा आलमी सेमिनार बाउनवान उर्दू, हिंदी, अरबिक, फारसी, अंग्रेज़ी, तेलुगु, तमिल, नसरी ज़बान व अदब में ज़ात रसूल व सिफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू मस्कन सालार मिल्लत ऑडिटोरियम हैदराबाद में मुनक़िद किया गया। इस सेमिनार की सरपरस्ती प्रोफेसर मुजफ्फर अली शेह महरी, वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल आंध्र प्रदेश ने की। इन्होंने इस मौके पर बतलाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल की गई तशबीहात और इस्तिआरात आफाकी हैं। इन्होंने 7 ज़बानों के अलावा मुल्क और बैरून मुल्क की दीगर ज़बानों में भी ज़ात रसूल व सिफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से काम करने पर जोर दिया। मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, चेयरमैन तेलंगाना उर्दू एकेडमी ने अपने सदारती खुतबे में मिखालाई निगरान और सेमिनार के मुंतज़मीन की तारीफ करते हुए कुरान की आयतों के हवाले से ज़ात रसूल और सिफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने की कोशिश की। इफ्तिताही इजलास में प्रोफेसर मोहम्मद मोहसिन उस्मानी नदवी, साबिक़ सदर शोबे अरबिक, ईफ्लू यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने अपने कलीदी खुतबे में अरबी और उर्दू में तहरीर करदा सीरत की किताबों का तारुफ पेश करते हुए आवाम को मुताले की जानिब राग़िब किया। इफ्तिताही इजलास में बहैसियत मेहमान खुसूसी उस्तादुल असातिज़ा हज़रत रहमान जामी, प्रोफेसर फ़ातिमा परवीन बेगम, जस्टिस इस्माइल, प्रोफेसर शाहिद नौखेस आज़मी, डॉक्टर मोहम्मद नेमान, चेयरमैन आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी, मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक क़ासमी, ग़ुलाम यज़दानी सीनियर एडवोकेट और मौलाना हाफिज़ फ़हीमुद्दीन वगैरह ने शिरकत की। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक ऐसी महफिल का इनेकाद अमल में लाया जिसमें मुख्तलिफ ज़बानों को इकट्ठा करते हुए उन्होंने इस्लामी तालीमात की रूह को एक शक्ल दे दी। और यहाँ आप लोग के वजह से बैठे हुए हैं, आपने बहुत
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।